और नुकसान उठाएगा। लिहाजा हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि इस टोले को जिसे हम पर मुसल्लत किया गया है, घर जाना होगा और पाकिस्तान के अवाम की इनसे जान छुड़वानी होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के इशू पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो शाया की गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की रिपोर्टें नहीं लहराती है। ये रिपोर्टें सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद न्याजी लहराते थे। आपको याद है कि 126 दिन का धरना भी जब उन्होंने दिया तो मुख्तलिफ रिपोर्टें लहराते थे उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़। आदाद व शुमार गिनवाते थे, वो तो बड़ी बातें करते थे कि टैक्स जब बढ़ता है तो हुक्मरान चोरी करता है, जब 1 रुपया भी गिरता है डॉलर के सामने तो पता नहीं कितने 100,000 अरबों का नुकसान हो जाता है। और फिर वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टें यूँ लहरा लहरा के दिखाया करते कि ये देखो इतने तुम करप्ट हो, इतना तुमने नुकसान कर दिया है, इतना तुमने लोगों को तंग कर दिया है। तो आज की भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें इमरान खान और वो समझ लें कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तो पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें जो आदाद व शुमार है उसी आदाद व शुमार पे हम बात करेंगे। 85.9% लोग वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं हैं। उनकी खुद एहतसाबी से, फेडरल गवर्नमेंट की खुद एहतसाबी से 85.9% लोग मुतमईन नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा करप्शन हुकूमत खुद कर रही है। ये भी उस रिपोर्ट में लिखा है। इसके अलावा 66.8% पाकिस्तानी इस मौजूदा हुकूमत के अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब को पार्शल यानी कि एक तरफा समझते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कही है और सिर्फ इस बरस नहीं कही, पिछले बरस भी कही है, 2018 अक्टूबर में भी कही है, 19 में भी कही है, 20 में भी कही है। मुतवातर एहतसाब के अमल पर सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगाता रहा है। उसमें कुछ चंद एक स्टेटमेंट्स मेरे सामने हैं। ये 2018 अक्टूबर की है कि नैब के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। फिर इसके अलावा 2020 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऑनरेबल जज की तरफ से कि नैब was selectively applying its law on individuals, यानी कि लोगों के ऊपर सेलेक्टिव एहतसाब किया जा रहा है। जिसको मर्जी है वो एहतसाब करता है और जहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए एहतसाब की इस कोशिश को, वहाँ पर वो एहतसाब नहीं करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 2020 जुलाई के अंदर ही जो पैरागॉन हाउसिंग केस का डिसीजन आया था वो बहुत लंबा डिसीजन है, लेकिन उस इक़्तिबास में अगर एक थोड़ी बहुत चीज़ समझने की है तो मैं चंद जुमले पढ़ूंगी। वहाँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसका बहुत दिफा करती है हुकूमत, गो के कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन इसके स्पोक्स पर्सन जो हैं वो खुद वफाकी वज़रा हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि द ब्यूरो सीम्स रिलक्टेंट इन प्रोसीडिंग अगेंस्ट पीपल ऑन वन साइड ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ मैसिव proportion, while on the other hand, दूसरी जानिब on the other side are being arrested and incarcerated for months and years without providing any sufficient cause, even when the law mandates investigations to be concluded expeditiously and trial to be concluded within 30 days. अच्छा, इसका जो सबसे ताज़ा मिसाल है वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की है। मतलब 2 बरस से ज़्यादा उस शख्स को आपने कैद में रखा, लेकिन उस पर आज 1 रुपए की करप्शन भी नैब साबित नहीं कर सकी, जबकि जज साहिबान ये कह चुके हैं कि पूरा जो प्रोसीजर है वो 30 दिन में मुकम्मल होना होता है। आप उसको मुजरिम करार दे सकते हैं या नहीं दे पाते, उसके लिए जो दिन मुकर्रर हैं वो बाकायदा लिखे हैं कानून के अंदर, लेकिन अपनी मनमानी नैब कर रही है। अपने जो 820 अरब रुपए ये कहते हैं हमने रिकवर किए हैं, उसका तो आज तक
821 टू बी प्रिसाइज, आज तक 821 अरब रुपए का हिसाब ये नहीं दे पाए हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर नैब से ये बात पूछी जाती है तो उसके पास जवाब नहीं होता, बल्कि जो नेशनल असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जब उसको बुलाना होता है नैब के चेयरमैन को, तो यहाँ तक कह देना पड़ता है कि हम आपको अरेस्ट करेंगे कि अगर आप मीटिंग में ना आए, क्योंकि मुतवातर बुलाने पर नैब के चेयरमैन तशरीफ नहीं लाते। बिल आखिर जब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये कहा कि अगर अगली पेशी में वो नहीं आएंगे तो हम उन्हें अरेस्ट करेंगे, तो फिर वो जो है वो सरफेस करते हैं, सामने आते हैं। लेकिन आज तक नैब ये नहीं बता पाई है कि वो 821 अरब रुपए जो इनके मुताबिक इन्होंने रिकवर किए, और हुकूमत कहती है कि हमारे पास वो 821 अरब रुपए मौजूद नहीं हैं, तो वो रुपया कहाँ गया। इनसे ये सवाल हम कर चुके हैं कि आप नैब में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हमें बताइए कि वो किन पैकेजेस पर नैब में काम कर रहे हैं, लेकिन नैब जिसे वाक़तन एहतसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। इसी तरीके से ये भी कहा गया है ऑनरेबल जज की जानिब से कि द पावर ऑफ अरेस्ट शुड नॉट बी डिप्लॉयड एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन एंड हरासमेंट, यानी कि नैब के पास जो अरेस्ट करने का पावर है उसको किसी को हरासा करने के लिए, किसी को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो कि आज पाकिस्तान में हो रहा है। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। हम कहते हैं तो उस पर वो कहते हैं कि जी ये क्योंकि अपोजिशन की जमात है, अगर ये कहती हैं तो इससे सिर्फ जो है वो एक इख्तलाफ नज़र आता है। लेकिन आपको हम वो स्टेटमेंट्स बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आई है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपसे पहले कहा कि आदाद शुमार सारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अंदर दर्ज हैं। अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो ये रिपोर्ट पढ़ते हैं, इनके आदाद शुमार समझने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। अब कंपेयर किया गया है जी तीन फेडरल गवर्नमेंट्स को जब कंपेयर किया गया तो उसमें इन्फ्लेशन और जो महंगाई, जो प्राइस हाइक है, यानी कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है उसकी जो कीमत है उसका लोगों ने जवाब दिया है। क्योंकि आज आप लोगों के पास जाके कोई भी बात करें तो सबसे पहले वो महंगाई को रोता है। आज कोई और बात लोगों को सूझती नहीं, समझ नहीं आती। तकरीबन 92.9% लिखा है, विच इज़ 93%। तो 93% पाकिस्तानी कहते हैं कि इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक जो है वो पीटीआई हुकूमत में सबसे ज़्यादा है। पीटीआई हुकूमत के अंदर महंगाई और ज़रूरत की अशिया की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि मेरा ख्याल है कल की बात है या गालिबन परसों की, कि जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं उन्होंने पेशावर में गालिबन ये कहा, उनके ये कल की बात है, कोट अनकोट, मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। मैं कोट अनकोट कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी भी कहूँगा पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। मुझे दुख से ज़्यादा गुस्सा आता है इस शख्स के ऊपर। और अब जो है ना, मामलात इस हद तक चले गए हैं कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म को बताना पड़ेगा कि उठो जागो, इस मुल्क में महंगाई ने लोगों का जीना अजीरन कर रखा है। सस्ता तरीन मुल्क इमरान खान जिस मुल्क को कहता है, यकीनन इमरान खान के लिए ये दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, क्योंकि दुनिया में जो तमाम ममालिक हैं उनसे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की करेंसी आज इमरान खान की बदौलत सस्ती तरीन हो गई है। सबसे सस्ती करेंसी हमारी है। अच्छा, आईएमएफ के पास, क्योंकि हम बहुत सस्ते हैं ना, तो हमारे जो तमाम असासे हैं ना वो 6 अरब डॉलर में आईएमएफ के पास गिरवी रखवा दिए गए हैं, क्योंकि हम सबसे सस्ते हैं, हम सस्ते हैं। इसके साथ मजदूर की जो उजरत है वो 500 रुपये है, जो कि
पूरी $3 भी नहीं बनती। अगर आप कंपेयर करेंगे, डॉलर अब तकरीबन 177 है, तो 2.89 समथिंग बनती है, जो पूरे $3 भी नहीं बनती रोज की। तो ये सस्ता तरीन मुल्क है हमारा। अच्छा जी, आगे आ जाएं। रोटी लेने जाएं, 15 से 20 रुपए रोटी नान, डिपेंड करता है आप क्या लें। सबसे सस्ता मुल्क है। 400 रुपए आपको घी मिलेगा पर किलो, और अगर आप खाने का तेल का इस्तेमाल करें तो वो 410 रुपए आपको मिलता है। सबसे सस्ता मुल्क है। 80 रुपए किलो आटा है। पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 146 से 147 है। और अगर कानून की बात करें तो यकीनन वो बहुत सस्ता है, क्योंकि वो इमरान खान अपनी जेब में लेके घूमता है। तो ये हाल है इस सस्ते तरीन मुल्क का, जहाँ का वजीर आज़म ये कहे कि मैं आज भी कहूँगा ये मुल्क सबसे सस्ता है, वहाँ के वजीर आज़म को अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान, आप, मुझे नहीं पता कौन सा अंदाज़ा लगाते हैं, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात भी करें तो $1300 हमारी पर कैपिटा इनकम है, और $1300 से अगर आप हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम का हिसाब लगाएं तो वो भी तकरीबन $2000 है। तो अगर आप बार बार ये हिंदुस्तान से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हिंदुस्तान की, मैं एक बार फिर रिपीट करूं, पर कैपिटा 2000 के करीब है, और हमारी पर कैपिटा जो है वो $1300 है। तो ये जो अंदाजे हमें देते हैं, जो गोरख धंधा इन्होंने मचाया हुआ है लफाजी का और आदादो शुमार का, अब लोग इससे बेवकूफ़ नहीं बनाए जा सकते। अच्छा जी, जब कंपैरिजन किया है इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर, तो ये भी बताया गया है कि जो नून की हुकूमत थी उसके दौरान कितने लोगों ने महंगाई की दुहाई दी। वो थी जी 4.6%। 93% मैं आपको बता रही हूँ PTI के खिलाफ लोगों ने बोला है कि महंगाई सबसे ज़्यादा है। नून के दौर में लोगों ने 4.6% बोला, और पीपल्स पार्टी के दौर में 2.5% लोगों ने महंगाई की बात की थी। अच्छा, इसके अलावा 85.9% यानी कि 86% पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 बरसों में हमारी इनकम कम हो गई है। अब भी अगर इमरान खान को समझ नहीं आ रही है तो खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। ये कहीं भी नहीं कहीं जाके कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, क्योंकि अगर आप किसी मुल्क को महंगा और सस्ता होने का अंदाज़ा लगाते हैं या अंदाज़ा उसका करना चाहते हैं, तो आप ये देखते हैं कि लोग क्या कमा रहे हैं और लोग जो खाते हैं वो कितने रुपए में ख़रीद रहे हैं। ये होता है तरीका महंगाई को समझने का। अगर इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को आज रद्द करेगा क्योंकि वो इसके पोल खोलती है, तो फिर इमरान खान को खुद अवाम के पास जाने की ज़रूरत है, सड़क पर निकलने की ज़रूरत है, आम आवाम से जाके पूछे कि आज उसको महंगाई ने कितना तंग किया है। अच्छा जी, अगर ये जो हमें रोज़ झूठ बोलते हैं ना इनके वज़रा, और कभी कह देते हैं कि जी आओ कराची की महंगाई देख लो, इसकी कराची में महंगाई है इसीलिए पाकिस्तान में महंगाई है, ये सब झूठ है, सफ़ेद झूठ है। इकोनॉमिस्ट जो जरीदा है बैनुल अक़वामी, उसे पीपल्स पार्टी नहीं छापती है। अगर इमरान खान को लगता है कि पीपल्स पार्टी छापती है तो फिर ये भी उसको कोई गलत बताता है जाके। द इकोनॉमिस्ट अगर इमरान खान देख ले तो उसके अंदर 43 ममालिक जो हैं वो महंगाई के एतबार से लिस्ट किए गए हैं। उन 43 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। अर्जेंटीना, टर्की, ब्राज़ील हमसे पहले हैं, और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। सस्ता तरीन मुल्क, सस्ता तरीन मुल्क जहाँ महंगाई सबसे ज़्यादा है। नवंबर की इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं तो 11.5% थी। अक्टूबर की इन्फ्लेशन हम देखते हैं तो वो उससे 2% कम थी, यानी कि 2% सिर्फ इन 2 महीनों में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है। अच्छा जी, अब कर्ज़ों की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। मैं जानती हूँ कि महंगाई और आटा, दाल, तेल, घी, सबका जो मकसद या गर्ज़ है वो इससे है, लेकिन क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि जो कर्ज़े हैं उससे भी हमारी मईशत पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये वो हुकूमत है जिसके ऊपर जो वज़ीर आज़म बिठाए गए हैं, वो ये कहते थे कि मैं IMF नहीं जाऊंगा,
میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں قرضے نہیں لوں گا. یہ جو قرضوں کے لیے جو بیانات آتے تھے وہ ہم سب کے سامنے, میں نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیے ہیں, آپ سب اپنے ٹیلی ویژن چینلز پر یہ بیانات چلاتے رہتے ہیں ان کے ماضی کے. اچھا جی, پہلے سال میں جو سب سے زیادہ تاریخ کا قرضہ اس حکومت نے لیا وہ $16 بلین تھا, $16 بلین. دوسرے سال میں انہوں نے $13 ارب سے زائد کا قرضہ لیا. تیسرے سال میں انہوں نے $14 ارب سے زائد کا قرضہ لیا. تو اگر آپ پہلے 2 برسوں کی بات کریں جو تخمینہ ہے تقریباً $30 بلین, پہلے 2 سالوں میں $30 بلین قرضہ لیا گیا. اور اگر اس حساب سے آپ FBR کی کلیکشن ان 2 برسوں کی دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 8,000 ارب روپے ہے. میں آپ کو قرضے ڈالر میں گنوا رہی ہوں. تو جو اربوں کے ڈالر میں قرضے لیے ان کو FBR 2 برسوں کی آمدنی میں پورا نہیں کر پا رہی. سو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اپنی انکم سے زیادہ قرضے لے رہے ہیں, یہ نئے قرضے اپنے پہ چڑھا رہے ہیں. یہ جو ڈھونگ کر رہے ہیں نا کہ ہم پرانے قرضے ادا کر رہے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے. یہ جھوٹ پے در پے بولتے جا رہے ہیں. اچھا جی, جو معیشت کو سمجھتے ہیں انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس حکومت نے قرضوں میں 70% اضافہ کیا ہے. اس حکومت نے قرضوں میں 70% اضافہ کیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ آج اگر آپ لوگوں کے پاس جا کے یہ احتساب کی بات بھی پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمیں مہنگائی سے نجات دلاؤ. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. ہم احتساب ہوتا کسی کا نہیں دیکھ رہے. ہم وہ $200 ارب جو لانے تھے کہیں سے اس ملک کے اندر, آج ایک وفاقی وزیر بیٹھا ہے کابینہ میں, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ آج بھی پریس کانفرنسز کیسے کر لیتے ہیں. یہ لوگ آج بھی عوام کے پاس جا کر جلسوں میں خطاب کیسے کر لیتے ہیں. جس دن ان کی پروٹوکول ہٹی, جس دن ان سے یہ حصار ہٹا ان کو بچانے کا, جو وردی میں بیچارے لوگ جنہیں کرنا پڑتا ہے, اس دن ان کو پتہ چلے گا ان کا گریبان ہوگا, لوگوں کا ہاتھ ہوگا. ان کو لگ پتہ جائے گا کہ جو آج یہ بیٹھ کر پروٹوکول کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں اس کی در حقیقت اصلیت کیا ہے. کیونکہ بے شرمی کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ وزیر اعظم سے لے کر ان کی پوری کابینہ جھوٹ بول رہی ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں کہ خطے میں پیٹرول سب سے سستا پاکستان میں ہے, کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان سب سے سستا ملک ہے. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. جس طریقے سے یہ پرفارم کر رہے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے. آپ کے توسط سے میں پیٹرول کی قیمتوں پر بھی بات کروں گی. بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے تھے تو پیٹرول کی قیمتوں پر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. اور اس وقت حضرت عمر کے بھی واقعات سنائے جاتے تھے قومی اسمبلی کے اندر کہ حضرت عمر کے دور میں کیا ہوتا تھا اور حکمران کیا کرتا تھا, اور اگر وہاں پہ کتا بھی بھوکا ہوتا تھا تو اس وقت کے حکمران کو کتنی فکر ہوتی تھی. ارے بھائی, آج لوگ خودکشی کر رہے ہیں. آج لوگ بے روزگاری, مہنگائی, قرض اور کتنی اور ضروریات کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں. آج آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آج آپ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور سمجھ نہیں آتا, نظر نہیں آتا, اس کی مثال یاد نہیں آتی؟ کیونکہ آج پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 147 پر لیٹر پر پہنچ چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, یہی وجہ ہے ٹرانسپورٹ کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی 10 دسمبر کو جو احتجاج کرنے جا رہی ہے وہ انہی پیٹرول کی قیمتیں اور اسی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے. ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے, ہم اپنی آواز بلند کریں گے کیونکہ لوگوں کی چیخیں یہ حکومت نکال چکی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اپنے ضلع سانگھڑ میں جاتی ہوں تو نہ وہاں بجلی ہے نہ وہاں گیس ہے. کراچی شہر میں گیس نہیں ہے, تمام اضلاع میں گیس نہیں ہے, بالخصوص وہ ضلع جو گیس پروڈیوس کرتے ہیں وہاں گیس نہیں ہے. ہم آئین پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے آرٹیکل 158 کے اندر کہ جس
جگہ سے گیس نکلے گی سب سے پہلے گیس اس کو دی جائے گی. وہ آئین پڑھتے ہیں تو ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ آج ہمارے پاس گیس بھی نہیں ہے. تو صرف اور صرف اس عمران خان کے لیے لوگوں کے دل سے بد دعا نکلتی ہے اور کچھ نہیں. لوگ کہتے ہیں عمران خان کو, آج جس گھر میں جاؤ تو عمران خان کی دہائی ہے. عمران خان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, عمران خان کو لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں. عمران خان اپنے ٹولے کو کہتا ہے اپوزیشن کو گالیاں دو. ارے بھائی, ہمیں گالیاں دے کر اگر تم پرفارم کر سکتے ہو تو کرو, لیکن ہمیں گالی اس وقت دو جب تمہارے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہو. 3.5 برس گزر چکے ہیں, عمران خان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. عمران خان نے صرف لوگوں کی چیخیں نکالی ہیں. اور مزید مرتضیٰ آپ اس میں ایڈ بھی کریں گے, مجھے پتہ ہے آپ نے بھی بات کرنی ہے. میں تو صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان نے 3.5 سالوں میں لوگوں سے صرف تبدیلی کے نام پر بدلہ لیا ہے اور کچھ نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ بی بی نے بڑے دلائل کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے, لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ جو دلائل شازیہ بی بی نے پچھلے 15-20 منٹ میں اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کے حوالے سے دیے ہیں, اس کا جواب کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان, وفاقی حکومت کا ترجمان آ کے ایک لائن میں جواب دے گا اور کہے گا یہ سارا ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ آج بھی پی ٹی آئی کے دوست اپنے آپ کو اپوزیشن کی لیڈران سمجھتے ہیں. وہ نہیں مانتے کہ وہ حکومت میں ہیں. ان کو یقین نہیں آتا کہ پاکستان کی حکومت پر اقتدار عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی اے ٹی ایمز کا ہے. میں کچھ اور چیزوں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا. شازیہ بی بی نے نیب کے بارے میں بڑی بات کی ہے. گاہے بگاہے بات ہوتی ہے دو نہیں ایک پاکستان کی. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کے اخبار میں نیب کے حوالے سے ایک بڑی منفرد خبر چھپی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب کی اپوائنٹمنٹ کی ہے ایک نئے, وداؤٹ فالوئنگ اینی پروسیجر. آج کے اخبار کو اگر آپ صبح کو پڑھیں گے تو اس میں لکھا گیا ہے کہ قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک شخص کو ڈائریکٹر جنرل نیب اپوائنٹ کیا ہے. کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ چیئرمین نیب نے کیا ہے. کس کی مشاورت سے؟ وزیر اعظم کے اپروول سے کیا ہے. یہ گٹھ جوڑ نیب کا اور وفاقی حکومت کا ان چیزوں سے نظر آتا ہے. آج سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ اگر سندھ کی یوتھ کو, سندھ کے نوجوان کو اگر ملازمت دینا چاہتا ہے تو ہمارا پبلک سروس کمیشن بند ہے. کوئی کتنا ہی قابل پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, اس کو سندھ حکومت اپوائنٹ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ پبلک سروس کمیشن بند ہے, اور ڈائریکٹلی اپوائنٹ کرنے کا تو سوال ہی صوبے میں پیدا نہیں ہوتا. لیکن نیب کے لیے تمام قوانین, تمام اصول, وہ نیب جو کہ سندھ حکومت سے پوچھتی ہے کہ آپ نے فلاں بھرتی کیسے کی, فلاں افسر کو آپ نے کیسے اپوائنٹ کیا, اسی نیب کے ادارے میں اس طریقے سے بھرتیوں کا پروسیس چل رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کوئی شخص پوچھنے والا نہیں, اور جو شخص سوال پوچھے گا میں سمجھتا ہوں اس سے ایک بہت بڑا سوال نامہ نیب پوچھ لے گی. وقت آ گیا ہے کہ اگر لوگ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پاکستان ہونا چاہیے. وہ پاکستان سب کے لیے برابر کا پاکستان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بنی گالا ریگولرائز ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو ریگولرائز ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ریگولرائز ہو جائیں, لیکن صوبہ سندھ میں یہ نہیں ہو پا. یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ تھوڑا سا اس کے اوپر میڈیا کے توسط سے ہمیں سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے, انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیوں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں, کیوں یہ دوہرا معیار ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں بات کرنا چاہوں گا, شازیہ بی بی نے گیس کے حوالے سے بات کی. آئین کا آرٹیکل 158 واضح الفاظ میں کہتا ہے جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی اس صوبے کی ضروریات کو پریسیڈنس دی جائے گی. صوبہ سندھ پاکستان کی 65% گیس پروڈیوس کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ کا
ہم سب کو سامنا ہے. شازیہ بی بی نے اپنی ڈسٹرکٹ کی بات کی. سندھ بھر میں آپ کسی ضلع میں چلے جائیں, اس وقت گیس ناپید ہو چکی ہے. آپ کراچی شہر آئیں جو پاکستان کی صنعتیں چلاتا ہے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو, فلانی ایکسپورٹ ہو, وہ تمام کراچی شہر سے ہوتی ہے. آپ کراچی کے صنعت کاروں سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے گیس اویلیبل نہیں ہے. آج صبح آپ اپنی بیگمات سے پوچھیں گے, گھر والوں سے پوچھیں گے, ملازمین سے پوچھیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ چائے پراٹھا باہر سے منگوا لیں, گھر میں گیس نہیں ہے. یہ حال اس ناکام نکمی عوام دشمن حکومت نے کیا ہے آپ کا. اور یہ اتنے ماشاءاللہ بیان بازی میں ماہر ہیں, کیونکہ بات کرنی آتی ہے ان لوگوں کو. یہ اس کی بھی لاجک دیں گے کچھ دن بعد, دیکھیے گا آپ. اور وہ یہ دیں گے چونکہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے, چینی مہنگی ہو گئی ہے, دودھ مہنگا ہو گیا ہے, باقی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ تیل, گھی, آٹا استعمال کریں, اس لیے ہم نے گیس ختم کر دی. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. کہتے ہیں نا ایک روٹی کھائیں دو ہاں, روٹی نہ کھائیں. وہ ان کے ایک چیمپئن وزیر خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. یہ ان کی لیول آف کمپٹنس ہے, یہ لیول ہے ان کا کام کرنے کا کہ باتیں کروا لو ان سے, بڑی بڑی باتیں کروا لو, لیکن جب اپنے کام کی بات آتی ہے تو پرفارمنس یہ ہے. مہنگائی, غربت, بے روزگاری, بھوک, افلاس اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور یہ وہ لوگ ان کے دور اقتدار میں بنے جو کہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے. میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں ان کو بولیں کراچی کے کسی ہوٹل پہ چلے جائیں, رات کو ایک لمبی قطار نظر آئے گی آپ کو ان غریب لوگوں کی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے گھر پہ کھانا اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. وہ گھر پہ 2 روٹی نہیں کھا سکتے اس وقت. یہ حال کیا ہے آپ کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کے عام آدمی کا. پیٹرول, مثالیں دیتے ہیں بھارت کی, کینیڈا کی, فلانے کی, ڈھمکانے کی. میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ پچھلے 1 ماہ کے اندر پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائسز میں سبسٹینشل کمی آئی ہے, تقریباً 15% 15 سے 16% کمی آئی ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں. جو پر بیرل ریٹ $88 چل رہا تھا وہ گر کے اس وقت غالباً $74 پہ ہے. 66 جی, سبسٹینشل کمی آئی ہے. کیوں ابھی تک اس کمی کا فائدہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو کیوں نہیں ہوا؟ انٹرنیشنل پرائز بڑھتی تھی, دوسرے دن یہ تیل کی قیمتیں بڑھا دیتے تھے. آج مہینہ ہو گیا قیمتیں کم ہوئی ہوئی, لیکن وہ ریلیف پاکستان کے عام آدمی کو, پاکستان کے غریب آدمی کو کیوں نہیں مل رہی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سلیکٹڈ ہیں, ان کو پتہ ہے ان کو آپ کے پاس نہیں آنا, ان کو پتہ ہے ان کے پاس وہ ای وی ایم شی وی ایم ہے اپنی منورنگ کرنے کے لیے. آپ کہہ رہی ہیں شازیہ بی بی کس طریقے سے یہ جلسوں سے خطاب کرتے ہیں. خالی کرسیوں سے خطاب کرنا تو کوئی بڑی بات ہے نہیں, کیونکہ عوام تو آتی نہیں, کیونکہ اگر عوام آئے گی تو آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا حال کرے گی. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص جس کی ایکسیس ہے وزیر اعظم کو, ایک آئینہ ان کو لا کے دے دے, بس ایک آئینہ. وہ کہتے ہیں نا اردو میں محاورہ آئینہ دکھا دیا, تو وہ ہمیں آدھے گھنٹے تو بات چیت کرنے نہیں دیں گے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے سر آپ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. ان کی فوٹو چل تو رہی ہے آج کل. صرف ایک آئینہ ان کو دکھا دیں کہ سر یہ دیکھ لیں آپ, کیونکہ باقی چیزیں تو ہم آپ کو سمجھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ غریب آدمی کی تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے احساس پروگرام کا ڈرامہ نہ کریں, اپنی پالیسیز میں احساس پیدا کریں, اپنے اعلانات میں احساس پیدا کریں, اپنے کام میں احساس پیدا کریں, تاکہ غریب آدمی کے ساتھ اور زیادتی نہ ہو سکے. بہت شکریہ. لیڈیز پہلے سوال پوچھ لیے. یہ بتائے گا اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ ہو چکا ہے آگا خان کے اندر, تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا اس پر سندھ حکومت کا رد عمل ہے؟ سیکنڈ یہ بتائیے گا وزیر اعظم صاحب سے وہ گرین لائن کا جو افتتاح کرنے جا رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ اومیکرون کا ایک کیس کراچی شہر میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو کنفرم کیا ہے.
उसके बारे में तमाम इस वक्त तहकीकात चल रही हैं, बट जो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि वो पेशेंट इस वक्त एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स हैं उस पेशेंट के। तो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा बड़ा क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पर कोई सख्त फैसले करना हुए तो उसके बारे में डॉक्टर्स की मशावरत के साथ, हेल्थ एक्सपर्ट्स की मशावरत के साथ फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है। दूसरा आपने सवाल पूछा था वज़ीर आज़म इमरान खान PTI के वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी नून लीग के वज़ीर आज़म के बनाए हुए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। दिस सेज इट ऑल। साहब ये बताइए कि कल आप चेयरमैन साहब ने आपको कहा कि आप आवाम को और उन लोगों को बताएं कि जो बलदियाती निज़ाम लाए हैं वो आवाम के मुफाद में है, और वो जो लोग आज तक पता नहीं चल रहा उनके एतराज़ात क्यों है, वो सिर्फ लसानियत के बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एतराज़ात सामने नहीं ला रहे। तो अगर आप प्लीज़ बता सकें। अगर एतराज़ कोई उनके पास सब्सटेंशियल हो तब वो बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से अभी काबीना का इजलास है 2 बजे। वज़ीर आला सिंध काबीना के इजलास के बाद गालिबन 4 बजे मीडिया से बात करेंगे, और जो काबीना के फ़ैसले हैं उनके मंदरजात जो हैं वो पब्लिक के साथ शेयर किए जाएंगे। मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो भी कानून साजी की जा रही है वो इस नीयत के साथ की जा रही है कि एक बैलेंस्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए, जिसके अंदर आपके इख्तियारात जो म्यूनसिपल इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हों, और जो बड़े लेवल के फ़ैसले हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रहें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, एक चीज़ ऐड करूँगी जो मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि कल भी आपको याद होगा कि जब आपके साथ एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुई थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम डेवोल्यूशन पर पूरा यकीन रखते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हो उसमें डेवोल्यूशन नज़र आए, और निचली सतह में ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए इदारों को और उन लोगों को जो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये उनका भी बड़ा कैटेगोरिक कल भी एक स्टेटमेंट आप लोगों के साथ उन्होंने बयान किया था उस इनफॉर्मल गुफ्तगू में। हफीज़ आप पूछ लें, एक हफीज़ पूछ लें, पौधा था एकड़ो पूछी बचे। आपने सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स जो हैं उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि हम नहीं चलाते हैं, वो PTI की हुकूमत चलाती है, वो इंतखाब कराची का ही करती है। ये वो लोग हैं जो कराची के बारे में बुरी बातें करते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन आखिर में अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल टीम को आना है, लोगों को आना है, तो उनको दावत कराची में दी जाती है। तो मैं समझता हूँ ये भी उनके बयानात का जो दोहरा मयार है उसको एक्सपोज करता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों को तकलीफ़ का सामना होता है टाइम जब सिक्योरिटी अपैरेटस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और सिक्योरिटी की वजह से चीज़ों को ब्लॉक किया जाता है। बतदरीज मैं समझता हूँ इस चीज़ में बेहतरी आई है। जब हमने आज से कुछ 4 साल पहले पहला PSL का इवेंट हुआ था तो बहुत मेजर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स थे, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ जो हमारा सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब यूज़ टू होता जा रहा है इस तरह के इवेंट्स के लिए, और सड़कों को उस तरीके से ब्लॉक नहीं किया जाता, शारे फैसल वगैरह खुली रहती है। सिर्फ कारसाज का जो पोर्शन नेशनल स्टेडियम की तरफ आता है उसको ब्लॉक किया जाता है टीम की मूवमेंट के टाइम पे। तो 13 तारीख से पहले इंशाल्लाह जो हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे उनके साथ मशावरत कर ली जाएगी कि मज़ीद इसको किस तरीके से कन्फाइन किया जा सकता है, इसको मिटिगेट किया जा सकता है ताकि आम आदमी को तकलीफ ना हो, वो इंशाल्लाह करके देंगे। ये और दूसरी बात ये कि आपने खुर्शीद शाह का जिक्र तो किया, लेकिन जो अभी गिरफ्तार हुआ है आपका स्पीकर सिंध असेंबली आगा साहब, उसका जिक्र नहीं किया कि वो इस हवाले से गिरफ्तार किए गए। भाई बात ये है कि बातें तो बहुत हैं आपके साथ करने की, और ये मेरे सामने वो रिपोर्ट पड़ी है, आपने दुरुस्त फरमाया है कि इसमें करप्शन के हवाले से इदारों का जो एक परसेंटेज है वो भी दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर गुज़िश्ता कई बरसों में जब इन्होंने 2011 की गालबन आखिरी जो रिपोर्ट है
उसमें भी इन्होंने बताया है कि जो फहरिस्त इन्होंने बनाई है कि कौन सा इदारा ज़्यादा करप्टेड परसेंटेज के हिसाब से, तो इस रिपोर्ट के अंदर जो 2021 की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि करप्शन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, और जिसमें उन्होंने पुलिस का हवाले से बताया है 41.4%, जुडिशरी का बताया 17.4%, फिर उन्होंने बताया है कॉन्ट्रैक्टिंग टेंडरिंग 10.3%, और उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं उनके हवाले से ये 3 जो हैं ये करप्ट तरीन इदारे हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर तफसील दी है कि कहाँ इसमें भी करप्शन नज़र आ रही है, तो ये लिस्ट दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि रिश्वत का बाज़ार जो है वो गर्म है, और मैं आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि हुकूमत के अंदर जो उनके एलाइज हैं वो ये बात कर चुके हैं कि करप्शन गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़ी है, बल्कि हालिया बयान पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के गालबन जो उनके एलाए हैं उनमें एक सेनेटर साहब ने फरमाया था कि जी जो 500 रुपए दिया करते थे अब 5,000 या 50,000 देकर काम कराते हैं। इसके अलावा पीटीआई के अपने एमएनएज हैं जिन्होंने ये बरमला कहा है कि करप्शन जो है वो उरूज पे है और कोई काम होता नहीं है जब तक कि हम इतने हैवी अमाउंट्स ना पे करें। तो ये वो इमरान खान है जो एहतसाब का नारा लगाकर धरने दिया करता था और इलेक्शन से कबल कहता था कि 90 दिनों में मैं करप्शन दूर कर दूंगा, करप्शन मिटा दूंगा, मेरे पास 200 लोगों की टीम है, ये भी इस शख्स ने दावा किया था। आपको याद है कि केपी में एहतसाब कमीशन बना था इसी पीटीआई हुकूमत के दौर में। वो पीटीआई हुकूमत खुद एहतसाब कमीशन बंद करने के बाद आज तक केपी के अंदर एहतसाब के अमल को शुरू नहीं कर सकी है। जो आपने दूसरी बात की है, बिल्कुल आगा सिराज दुरानी साहब के साथ भी वही हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है अपने फैसलों के अंदर कि सिलेक्टिव यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। और हम ये जानते हैं कि पीटीआई जो है वो इस चीज़ को इस्तेमाल करती है, फिर हमें कहती है कि जी आप लोग करप्ट हैं, नैब ने पकड़ा है। अरे भाई, हम आपसे वो फहरिस्त मांगते हैं जो आपके सफ़ों में बैठे लोग हैं जिन पर नैब के केसेस हैं। क्या वजह है कि नैब हाथ नहीं डालती, बल्कि हमने हालिया चंद माह में ये सुना कि इनके हवाले से जो केसेस थे वो बतदरीज बंद किए गए। वो क्यों बंद किए गए हमें आज तक उनकी तफसीलात नहीं मिली। लेकिन आज भी वफाकी काबीना कौमी असम्बली में जो पहली और दूसरी सफ़ में मिनिस्टर्स बैठते हैं उसमें से आधे से ज़ायद मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर नैब की करप्शन है या वो किसी न किसी माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, फिर वो चीनी हो, तेल हो, अद्वियात हो या दीगर पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो ज़रूरत की अशिया है उसके हवाले से हो। एक सिर्फ काश जिस तरह शादिया बीवी कह रही थी, काश ये वज़रा किसी माफिया के साथ ना जुड़े होते, पाकिस्तान की आवाम के साथ जुड़े होते तो शायद आज ये हालात नहीं होते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो थोड़ी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें कि परसों के वफाकी काबीना के इजलास में एक मामले के ऊपर फैसला करते हुए इज़्ज़त माब पाकिस्तान के कप्तान जनाब इमरान खान साहब ने फरमाया कि यार ये मेरा दोस्त है, इसका काम कर दो। अच्छा मीर साहब, एक बात जो है वो फोटोग्राफरों की जानिब से आप दोनों को गोशगुजार कर दे कि ये जो नया बिल वफाकी सरकार ने मंजूर किया है उसके शिक नंबर 2 में हमारे जो फोटो और कैमरामैन जर्नलिस्ट हैं उन्हें जर्नलिस्ट माना ही नहीं गया। मैं इसका मैं आपको ऐड करना चाहूँ कि ये बिल जो सिंध असेंबली ने पास किया उसमें भी यही है। मैं इसका जवाब कल वज़ीर आला सिंध से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने ये सवाल किया था और वज़ीर आला सिंध ने 2 बातें की। नंबर 1 कि वो आप तमाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप तमाम लोगों के साथ खड़ी है, सिंध हुकूमत आप तमाम लोगों के साथ खड़ी हुई है। हमारा जो सिंध का कानून है हमने पहले पास किया, उस कानून में जो तस्हीह करने की ज़रूरत है, जो बेहतरी लाने की ज़रूरत है, आपकी हुकूमत आपके साथ बैठेगी।
इंशाल्लाह जो बेहतरी करनी होगी वी कैन डू मैं इट। आपको वफाक का भी दे दूंगी। एक सर मैं बात करूँगा, उसमें जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स की डेफिनेशन है वो इतनी ब्रॉड है कि मेरे हिसाब से उसके अंदर ये तमाम कैमरामैन हजरात आते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपकी गुजारिशात होंगी हम आपके साथ बैठेंगे। और मैं एक ये आधा हिकड़ोमेंट, और ये जो कौमी असम्बली में पास हुआ है, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब कौमी असम्बली में ये बिल ले किया गया और उस वक्त ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास ये बिल आया जिसकी सरबराही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि मैं इस बिल को, बहुत अच्छा बिल है, हम इसे सपोर्ट करेंगे, जर्नलिस्ट मीडिया कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, उनकी वालदा से उनको ये तरबियत मिली है कि हमेशा मीडिया का साथ दें, मीडिया के साथ खड़े रहें, आपकी और हमारी एक ही जंग है। और आज पार्टी भी आप देख रहे हैं कि हर लेवल पे मीडिया के साथियों के साथ खड़ी रहती है। इस बिल के हवाले से भी हम बड़े क्लियर रहे हैं और चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि इस पर मुशावरत के अमल को यकीनी बनाया जाए। जितनी भी उसमें चेंजेस या बेहतरी आई उस मुसव्वदे में जो ले हुआ था, वो भी इस वजह से आ सकी कि उसमें कंसल्टेशन को यकीनी बनाया गया, लेकिन फिर भी हुकूमत जो थी वो बस ज़िद थी कि हम इसको फौरी तौर पर पास करें। बहरहाल अच्छी बात है कि कुछ कंसल्टेशन हुई, लेकिन अभी भी अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो हम बतौर प्राइवेट मेंबर्स फ्रॉम ऑपोजिशन उस कमी पेशी को दूर करने के लिए अमेंडमेंट्स को जमा कराने का हक रखते हैं और हम वो हक इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।